नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से आपके समक्ष हम यूजीसी नेट की परीक्षा में संकलित जो हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है, उसके संदर्भ में आपके समक्ष लेकर आते हैं सामग्रियाँ जैसे कि कहानियाँ, उपन्यास के विषय में नाटक आदि। तो जैसा कि आपको विदित है, यूजीसी नेट की इकाई 7 लगभग-लगभग हमने पूरी कर दी है। इकाई 8 में कुछ बिंदुओं को हमने टच किया है, अर्थात कि नाटक है, नाटकों को लिया है, 1-2 नाटक हमने पूरे करा दिए हैं, कुछ और रह रहे हैं। लगभग-लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आपके समक्ष हम मूल सामग्री लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है कि मूल सामग्री अगर आप पढ़ेंगे, तो जो प्रश्नों के उत्तर है मूल सामग्री के अंदर से पूछे जाते हैं कि किसका क्या भावार्थ है, इसने क्या कहा अर्थात-अर्थात। तो जैसे आप कड़ीवार पढ़ेंगे, एक के बाद एक के बाद एक कड़ी, तो आपको संदर्भ पता चलेगा और संदर्भ के बाद में ये पता चल जाएगा कि ये कथन यहाँ से उठाया गया है और इससे कहा गया है, तो उसका भावार्थ भी आपको पता चल जाएगा और इसके बाद में आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये कथन किसने किससे कहा है। ज़्यादातर ये प्रश्न जो है यहाँ से आते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य जैसे रचना काल के बारे में और भी कुछ, तो इन सारी चीज़ों को हम आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन मूल सामग्री पढ़े बिना आपका यूजीसी नेट क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मित्रों, मूल सामग्री में अब हम चलते हैं हमारी इकाई 5 की तरफ, जो कि है काव्य की, अर्थात कि हिंदी साहित्य के काव्य की जो विधाएँ हैं, उनसे संबंधित है। तो इकाई 5 में मित्रों, हम 1-2 कविताओं के बारे में आपको बता चुके हैं। तो पिछली बार हमने आपके समक्ष नागार्जुन जी की एक कविता प्रस्तुत करी थी, बादल को गिरते देखा है। तो मित्रों, बादल को गिरते देखा है हमने पढ़ी। इसके बाद में मनुष्य हूँ और अकाल और उसके बाद इत्यादि इत्यादि कई रचना है। तो इन्हीं में से किसी एक को एक-एक करके हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, अर्थात कि जो महाकाव्य है, उनको हम आपके समक्ष व्याख्या के रूप में मुश्किल ही लेकर आ पाएँगे। तो पहले हम मूल कृति को जान लें, उसके बाद में अगर समय रहेगा तो उसके व्याख्या अर्थात भावार्थ समझेंगे हम। व्याख्या जैसी कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि व्याख्या जहाँ हम पढ़ें, वहाँ हमको लिखना हो वहाँ पर। हमें यहाँ पर जो है विकल्पात्मक प्रश्न मिलेंगे, तो हम भावार्थ ज़रूर समझें। तो भावार्थ के रूप में छोटी कविताओं का हम साथ के साथ ही भावार्थ लेके चलेंगे। तो एक छोटी-सी कविता आज आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अकाल और उसके बाद। मित्रों, इसके संदर्भ में कुछ बता दें कि इस कविता को सन 1952 में प्रथम बार प्रकाशित किया गया था और सतरंग के पंखों वाली एक कविता संग्रह है नागार्जुन जी का, जिसमें ये प्रकाशित हुई थी। नागार्जुन जी की कविता है, बहुत प्रमुख कविताओं में से एक मानी जाती है और बहुत ही छोटी कविता है, लेकिन 2 ही दृश्य हैं इसमें। लेक इसमें कवि ने सिर्फ़ 2 दृश्यों के माध्यम से एक लंबे समय का विवरण सामने प्रस्तुत कर दिया है। आपके सामने इस तरह की सिचुएशन प्रस्तुत कर दी है कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। भावार्थ बिल्कुल सीधा सटीक क्लियर समझ आ जाएगा आपके। तो जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, अकाल और उसके बाद। अकाल एक शब्द है और उसके बाद दूसरा है। ठीक है? यहीं से हम लेते हैं, शीर्षक से ही लेते हैं कि संदर्भ तो इतना सा है कि जब तात्कालिक समय पे भारत में अकाल पड़ रहा था, तो कवि ने अपने भावों को, विचारों को कुछ छोटी-सी कविता में इस प्रकार प्रस्तुत किया कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके जीवन को बिल्कुल वहाँ पे उकेरा है। साथ ही साथ ये भी प्रस्तुत किया है कि एक घर जो होता है, घर किसको कहेंगे और घर के बाद अगर जो चीज़ें जुड़ी हुई होती है घर से, वो किस तरह से संबंधित होती है, सजीव नहीं, निर्जीव वस्तुओं की भी क्या हालत हो जाती है। और जो जीव-जंतु होते हैं, प्रकृति होती है, उनकी भी क्या हालत हो जाती है जब घर पे स संकट आता है तब। अगर आप कहीं जानवरों को देखेंगे, तो जानवर इस तरह के होते हैं कि हमारे घर में कोई दुःख का माहौल है, तो जानवर बहुत ही सुस्त हो जाएँगे जानवर भी। कभी-कभार तो कुछ जानवर ऐसे हैं कुत्ते जैसे जो रोने भी लग जाते हैं आपके साथ में, तो वही प्रस्तुत करने की कोशिश यहाँ पे कवि ने करी है। तो एक तो ये बात है कि प्रकृति और जीव-जंतु हमारे साथ में कैसे जुड़े हुए हैं, उनके भावार्थ और उनकी भावनाएँ हमारे साथ में कैसे जुड़ी है। जैसे-जैसे हमारा परिस्थिति अंतरण होता है, वैसे-वैसे उनका भी भावांतरण हो जाता है। इसके अलावा एक यहाँ पे कंडीशन है कि अकाल के समय पे गरीब व्यक्तियों की बिल्कुल, जैसे
कई वर्ग के लोग होते हैं, निम्न, मध्यम और उच्च। तो उच्च वर्ग के लोगों में अकाल से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मध्यम वर्ग में हो सकता है कुछ फ़र्क पड़ रहा हो, लेकिन निम्न वर्ग के लोग जो होते हैं, किसान और मज़दूर, सबसे ज़्यादा फ़र्क उन्हें में पड़ता है। तो अकाल जब भी आएगा, सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा हमारा किसान। तो सीधी-सी बात है कि ये जो कविता में चित्र खींचा गया है, एक किसान के घर परिवार का खींचा गया है और एक किसान की क्या हालत हो जाती है अकाल के समय, और उसके बाद में जब अकाल के बाद में अकाल का समय गुज़र जाता है, थोड़ा रिलीफ़ मिलता है, तब क्या हालत होती है, इसके बारे में यहाँ पे कवि ने चित्रित किया है। एक बार हम मूल कविता पढ़ें, उसके बाद में भावार्थ को फिर समझेंगे। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी छिपकर, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हे चूहों की भी हालत रही शिकस्त। देखिए, एक बार फिर से दोहराते हैं कविता को। आप जैसे कविता को पूरा पढ़ लेंगे। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गास, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो सबसे पहले हम इसी पद्यांश की व्याख्या कर लेते हैं। दो भागों में ही बांटा गया है। दो ही चित्र और बिंबों के माध्यम से कवि ने हमारे समक्ष सारी स्थिति बयां कर दी है। एक बिंब आपके समक्ष ऐसा आया होगा जिसमें एक घर है और घर बिल्कुल सुनसान वातावरण टाइप में है, बिल्कुल सुन्न है कि इतनी बुरी हालत है कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जानवरों की और प्रकृति की हालत यहाँ पे कवि ने प्रस्तुत करी है कि क्या है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, निर्जीव वस्तुओं की भी हालत बयां करी है। प्रकृति में हम शामिल करें या ना करें, लेकिन घर की वस्तुओं में चूल्हा शामिल होता है मित्रों। तो कहने का भावार्थ ये है कि चूल्हा रोने का अर्थ है कि जब हमारे घर में बिल्कुल खाने को दाना नहीं रहेगा, तो चूल्हा भी एक तरीके से ऐसे करेगा कि क्या हो रहा है इस घर में, कई दिनों से मुझे जलाया नहीं जा रहा है, चूल्हे मुझे काम में नहीं लिया जा रहा है। तो एक तरीके से वो अपने मालिक की हालत पर रोता है। समझ रहे हैं आप? तो वही बात है कि चूल्हा और चक्की एक घर के सदस्य की तरह है, जो घर की स्थिति पर दुख प्रकट कर रहे हैं। कवि ने यहाँ पर घर की स्थिति को बयान करने के लिए कुछ इस प्रकार की लाइनें लिखी है कि एक बार तो चूल्हा और चक्की भी उदास है, रो रहे हैं। तो सोचो उस घर की हालत क्या होगी अकाल के समय पे। मतलब कई दिन का मतलब है तकरीबन 4-5 दिन तो होंगे ही होंगे, खाने को नहीं मिला। जब 4-5 दिन तक चूल्हा और चक्की नहीं चला, तो अगर हम सनातन धर्म के अनुसार देखें या फिर जो भी है, हमारे बड़े बुजुर्ग कह जाते हैं कि चूल्हा और चक्की अगर खाली रहेगा तो हमें श्राप लगता है। ऐसा सुना होगा आपने। तो वही बात है, चूल्हा और चक्की उदास है, बिल्कुल चक्की रही उदास। तो चूल्हे से भावार्थ कवि का यहाँ पे इतना ही है कि घर की हालत बहुत बुरी है। चूल्हा रोज काम आता है, लेकिन आज चूल्हा कई दिनों से काम नहीं आ रहा है, तो घर की हालत इतनी बेकार हो रही है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। उनके पास का मतलब है घर के जो सदस्य थे, सदस्य जो काम में जुटे रहते थे, हमेशा काम में जुटे रहते थे, उनके पास में कोई काम ही नहीं है। काम नहीं है का मतलब है कि अकाल इतना जबरदस्त है कि सारी फसलें बर्बाद हो गई है, खाने को कुछ भी नहीं है। तो बेचारे बिल्कुल निराश से बैठे हैं। तो घर के जब हम निराश बैठे हैं, दुख में बैठे हैं, तो हमारे पास में जो जानवर है, वफादार जानवर सबसे ज़्यादा कुत्ता ही, मैंने आपको बताया कि रोने भी लग जाता है। तो कुतिया उनके पास हो जाती है। उनके पास मतलब घर के जो काम करने वाले सदस्य हैं। यहाँ पे भावार्थ ये है कि घर की हालत इतनी बेकार है कि जीव जंतु जानवर तो क्या, निर्जीव वस्तुएं भी ऐसी लग रही है मानो रो रही है, उदास है, बहुत बुरी हालत में घर है अकाल के समय पे। इसमें यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा सकती है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे संभावना अलंकार अगर हम देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, और बार बार में जो रिपीट हो रहा है उससे अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप आराम से देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये व्याख्या भी आपके समक्ष हुई और इसका भावार्थ भी हुआ। और इसमें अगर कुछ और गहराई से जाए तो ऐसे होता है कि जब बिल्कुल हालत खराब हो जाती है, एक तरीके से हमारे देश में जब स्वतंत्रता
के बाद की हालत कुछ इसी प्रकार की थी। इसी प्रकार की ये थी कि जो हमारे निर्जीव वस्तुएं थी घर में रहती थी, देवी देवता आदि इत्यादि ऐसी चीजें मान्यताएं थी। घर में सारे जो घर के पार्ट थे वो भी एक तरीके से उदास रहते थे कि हमारे देश की बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है, प्रकृति इतना शून्य से कैसे हो गए हैं। खैर ये छोड़िए, आप इस संदर्भ में जाने से कोई आपको तात्पर्य नहीं है। आपके सीधा संदर्भ आएगा कविता में कि क्या कहना चाह रहे हैं। कुतिया कानी उनके पास सोई, इससे क्या कहना चाह रहे हैं कवि, और चूल्हा रोया से क्या कहना चाह रहे हैं कवि। तो सीधी बात यह है कि चूल्हा और चक्की से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि घर की हालत इस प्रकार की है कि वहाँ के जो वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुएं, उनके घर के पार्ट, वो भी इस प्रकार से लग रहे हैं जैसे मानो उदास हैं, रो रहे हैं, घर की हालत पे दुख प्रकट कर रहे हैं। घर की हालत इतनी बेकार है, घर की हालत दशा दिखाने के लिए ये किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपकी पंक्ति एक आपकी जो कड़ी है वो समाप्त होती है। इसको एक छंद आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे दूसरा, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। एक बार पुनः देखिए, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा घर के ऊपर, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो मतलब आप अंतिम पंक्ति से इसका अर्थ शुरू करिए। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अब कई दिनों की बात तो ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी। पहले बिंब में कवि ने ये बताया है कि कई दिनों तक लगातार ऐसी सिचुएशन थी। तो जब सिचुएशन खत्म होगी, कभी तो किसी का अंत होगा, दुख का अंत भी होता है। तो जब इस बात का अंत हुआ, अकाल का अंत हुआ, और जब घर में खाने के लिए चीजें आई, तब क्या हुआ मित्रों, कौवा जो होता है उसको खाने का जब संकेत मिल जाता है तो उसका ये होता है कि अपनी पंखों में चोंच डुबो करके और खुजली करता है कि मैं खुश हूं। कहने का मतलब ये, कौवा जब भी खुश होता है तो वो यही करता है, पांख खुजलाता है। ठीक है, तो कौवे ने खुजलाई पांखें, मतलब कौवे को आभास है कि अब घर में खुशियां ही खुशियां हैं, अब मुझे खाने को मिलेगा। खाने के बाद में भी कौवा पांख खुजलाता है और खाने से पहले भी। ठीक है मित्रों, और इसके बाद में क्या है, चमक उठी घर भर की आंखें। अब आप समझते हैं कि घर में जितने भी जीव जंतु, घर के निर्जीव सजीव सभी वस्तुओं की बात है। जब ऊपर निर्जीव वस्तुओं की बात हुई है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी निर्जीव वस्तुओं की बात होगी। तो निर्जीव वस्तुओं की भी बात आप यहाँ पे संदर्भ में ले सकते हैं। घर भर की मतलब सारे घर में जितनी चीजें हैं, जितने सामान है, जितने व्यक्ति है, सबकी आंखें चमक उठी। चमकने का मतलब है जब हमें खुशी हो जाती है, कुछ अच्छा मिल जाता है, तो हमारी आंखों में एक अलग सी अजीब सी रोशनी आ जाती है, चमकने लग जाती है आंखें। तो अजीब सी जो चमक होती है वो एक खुशी होती है, एक गर्व का महसूस होता है। जब हम बुरे दिन काट चुके होते हैं और जब कुछ अच्छा हमको मिलने वाला होता है तो हमारी आंखें और हमारा मन अपने आप ही कह देता है कि हमें खुशी है। खास तौर पे हमारा चेहरा और हमारी आंखें बोल देती है भावों को। बोलते हैं ना कि चेहरा बोलता है, आंखें बोलती है, ये भी बोलते हैं लोग। तो आंखें ही बोल रही है कि घर में अब खुशियां ही खुशियां आ गई है। अब ऊपर का देखिए, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। आंगन के ऊपर धुआं तभी उठेगा जब चूल्हा जलेगा और चक्की चलेगी तभी। तो सबसे पहले चक्की चली, उसके बाद में चूल्हा जला और आंगन के ऊपर धुआं उठा। ठीक है, तो दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। अब इसको ऊपर से लीजिए वापस। घर के अंदर सबसे पहले दाने आए सिचुएशन खत्म होने के बाद में, देन उसके बाद में चक्की चली, चूल्हा चला। जब चूल्हा और चक्की की उदासी खत्म हो गई, उसके बाद में घर भर की आंखें चमक उठी। कई कब, जब खाना वाना तैयार हो गया तब। ठीक है, उसके बाद में कौवे ने खाना खाया और पांख खुजलाई, या फिर खाना खाने से पहले पांख खुजलाई, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो कहने का अर्थ ये है कि नीचे की जो दो पंक्तियां हैं, बाद की जो चार पंक्तियां हैं हमारे समक्ष, वो चार पंक्तियां ये कहना चाह रही है कि घर में जो दुख का वातावरण था, जो माहौल था, एक परिस्थिति बनी हुई थी, वो परिस्थिति लगभग लगभग खत्म हो चुकी है। और इस परिस्थिति के बाद में जो घर में एक माहौल बना है नया, और घर में आपस में जो लोगों की भावनाएं हैं वो आपस में बदल रही है। पहले भावना कुछ और थी, अब भावना कुछ और हो गई है कई दिनों के बाद में। तो वही दिखाया गया है। कहने का भावार्थ ये है
कि दोनों पंक्तियों का संक्षिप्त में एक बार भावार्थ समझें तो ये है कि दो बिंबों में कवि ने एक कविता प्रस्तुत की है, जिसमें एक बिंब में अकाल के पहले का दृश्य है, अकाल के चलते समय का, अकाल का, और दूसरे में अकाल खत्म होने के बाद का है। किस प्रकार एक किसान, किस प्रकार एक गरीब निम्न वर्ग के व्यक्ति के परिवार पे, घर पे क्या बीतती है अकाल के समय पे, और जब अकाल खत्म हो जाता है, उसको कुछ खाने को मिलता है, तो किस प्रकार की कंडीशन उसकी होती है, किस प्रकार के भाव होते हैं, कैसी घर में परिस्थिति बन जाती है। पहले की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में बहुत अंतर आ जाता है, बहुत खुशी आ जाती है, घर की आंखें चमक जाती है एकदम, व्यक्ति सजीव ही नहीं, एक बार तो निर्जीव में भी चमक आ जाती है, भावार्थ ही बदल जाते हैं, जानवरों तक के भावार्थ बदल जाते हैं। इसमें कुतिया की कोई बात नहीं आई है, लेकिन कुतिया को ऑफिशियली सुकून मिल गया होगा अपने मालिक से। तो मित्रों, ये इसका भावार्थ था। उम्मीद है कि आप इसके भावार्थ को जिस प्रकार से मैंने आपको बताने की कोशिश करी उसी प्रकार से आप समझेंगे, और जिस अर्थ में आप एक बार समझ जाएंगे उसी अर्थ में अगर आप परीक्षा में करेंगे तो एकदम से सटीक आएगा। कारण ये है कि जिस अर्थ में लेखक लिखता है, रचना कोई भी हो, उसी अर्थ में हम उसे पढ़े तो ठीक है, और जिस अर्थ में आज हम उसको पढ़ रहे हैं तो और भी ठीक है, दोनों अर्थों को मिलाकर हम पढ़ें। तो आज के संदर्भ में इस कविता का अर्थ यही है कि आज भी लाखों, करोड़ों, लाखों ऐसे लोग हैं जो भूखे सो जाते हैं हमारे देश में। किसानों की हालत आज भी बहुत बेकार है। थोड़े दिन पहले दिल्ली में एक प्रदर्शन हुआ था, आपको सब पता है, किसान आंदोलन का। तो उस किसान आंदोलन के समय पे जिन लोगों ने खेती नहीं करी, उनकी हालत भी कुछ इसी प्रकार की हो गई होगी, या फिर कुछ समय पे बारिश नहीं आती है, या फिर एक बार में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है किसानों पर, सेम बिल्कुल हालत ऐसी रही होगी। आज के संदर्भ में इस कविता को देखने पढ़ने का अर्थ ये है। और उस संदर्भ में हम देखें तो उस संदर्भ में ये है कि जो गरीब परिवार थे उस समय हमारे देश में, ऐसा हो रहा था। और नागार्जुन जी की एक खासियत है कि सीधा सटीक, बिल्कुल सीधा बोलते हैं, चाहे शासन के लिए हो चाहे व्यक्तियों के लिए हो, बिल्कुल सामने, बिल्कुल कंडीशन बयां करते हैं। शासन की बंदूक कविता आपके समक्ष लेकर आऊंगा, छोटी सी कविता है, उसमें भी आप इसी प्रकार की कुछ बातें पाएंगे। बिल्कुल सत्यता, एकदम निष्पक्षता, अर्थात कि ऐसा लगता नहीं है कि किसी पक्ष की वकालत कर रहे हैं। गरीबी की हालत थी बिल्कुल सेम थी। जब राजनीति की बात वो करते हैं तो बिल्कुल निष्पक्ष होकर करते हैं कि राजनीति में अक्सर क्या हो रहा है। ये भी एक तरीके से शासन पे व्यंग है। मैंने आपको समझाया था कि हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद में किस प्रकार का माहौल था, तो वो हालत ये है गरीबों की और किसानों की हालत क्या थी। और आज गरीबों की, किसानों की हालत ज्यादा सुधार में नहीं आई है। तो मित्रों, कविता में आपको क्या समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में करिए, और किसी प्रकार की अगर त्रुटि हो गई हो तो आपसे क्षमा याचना करते हैं। एक बार कविता को पुनः भाव के साथ में पढ़ते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। यहां तो एक पंक्ति एक पैरा समाप्त है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद। तो मित्रों, ये थी नागार्जुन जी की कविता। ये थी मित्रों नागार्जुन जी की कविता काल, अकाल और उसके बाद। प्रकाशन काल इसका है 1952। जिस कविता संग्रह में इसको संकलित किया गया उसका नाम है सतरंगे पंखों वाली। और बाकी की अगर कुछ विशेष जानकारी इस कविता के बारे में आपको देनी है तो मैं आपके समक्ष अलग से एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा। बाकी अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसका भावार्थ समझे चाहे आप व्याख्या समझे, बिल्कुल सटीक, एकदम जो परीक्षा के काबिल था और जो हमें समझना चाहिए, जो लेखक का भाव है, वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।